प्रोनाउन चैप्टर चल रहा था, 3 क्वेश्चन से शुरू करते हैं। तो कोई पहला क्वेश्चन है, द क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज बेटर देन द क्लाइमेट ऑफ बांग्लादेश। ए बी सी और कोई गलती नहीं है तो नो। You have intelligent children, but I have naughty children. A, B, C. Okay, sir. Your house is big while my house is small. A, B, C और कोई गलती है तो नो। 1 का ए, जवाब तो एकदम बुलेट के स्पीड से दिया है सबने। 1 का ए, 1 का ए, ओके। 1 का ए और 1 का ए और 1 का ए, ठीक है। 1 का ए, रेस्ट योर हाउस इज बिग while my house is small. जो कमांडो के एग्जाम देने वाले हैं कल, वो वॉइस का मैंने लगभग 6-7 क्लासेस अपडेट कर दिया है, सारा देख लीजिएगा। आज 4 तो मैंने कल ही कर दिया था, 2 आज भी करवा दिया है, सारे क्लास देख लीजिएगा। जिसको कमांडो का कल पेपर है वॉइस का, जितना बता रखा उसमें से क्वेश्चन बन जाएगा मोस्ट प्रोबेबिलिटी। 3 का बी, 2 का सी, वेरी गुड। सबका जवाब आ गया। 1 का ए भी आ गया, 2 का सी भी आ गया और 3 का बी भी आ गया। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात। 1 का सी, जो बेसिक रूल बताया था प्रोनाउन का वही है, नाउन का रिप्रेशन नहीं होना चाहिए था। इसमें भी क्लाइमेट लिख दिया, इसमें भी क्लाइमेट लिख दिया, हो गई गलती। अब इससे बड़ी कोई गलती नहीं है। पहले यही पता नहीं चलता कि ये गलत है कि सही है, ध्यान नहीं देते, लगता ठीक है तो लिख रखा है। लेकिन अब नाउन का रिप्रेशन कर दिया, इसका मतलब ये ब्लंडर है, ये हो ही नहीं सकता, सी पार्ट में गलती है। अब करेक्शन क्या होगा तो जब नाउन प्रोनाउन चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें आ गया। लेकिन गलती हमें पता चल गया कि भाई क्लाइमेट को रिपीट किया, इसका मतलब गलत है। क्लाइमेट को रिपीट किया तो गलत है। अब यहाँ कौन सा प्रोनाउन का इस्तेमाल करके इसके रिप्रेशन को रोकेंगे, ये तो प्रोनाउन चैप्टर में हमें पढ़ना है। वैसे टेक्निकली मैं बता देता हूँ, यहाँ पर क्या होना चाहिए, दैट होना चाहिए। क्यों होगा, कैसे होगा, वो तो अब आएगा एग्जाम, अभी जब हम लोग पढ़ेंगे। यू हैव इंटेलिजेंट चिल्ड्रन बट आई हैव नॉटी चिल्ड्रन। चिल्ड्रन यहाँ भी लिख दिया और चिल्ड्रन वहां भी लिख दिया, तो सी में जो चिल्ड्रन लिखा तो ये गलत है। 2 का भी सी किया था ना, 2 का सी। अच्छा, 1 में ए कर दिया, तो 1 में ए कर दिया था, 1 में सी है, 1 में सी था। 2 में भी क्या है, सी है। कि चिल्ड्रन को यहाँ भी लिखा और चिल्ड्रन को यहाँ भी लिखा, ये हो ही नहीं सकता है, सरासर गलत है। एक ही सेंटेंस में चिल्ड्रन 2 बार आप नहीं लिख सकते, यानी एक ही सेंटेंस में नाउन को आप 2 बार रिपीट कर ही नहीं सकते, ये अलाउड ही नहीं है। इसमें भी वही गलती थी, और सिर्फ एक ही क्वेश्चन से पूछ रहा था। ऐसे ही क्वेश्चन पूछता एग्जाम में, पता नहीं चलता एरर क्या हुआ। इसलिए मैंने बताया था कि प्रोनाउन का जब क्वेश्चन पूछता वो मजे मजे में, तो पता ही नहीं चलने देता क्या गलती है, क्योंकि हमारा दिमाग में ध्यान ही नहीं जाता, हम बस सेंटेंस का मीनिंग निकाल लेते हैं।
इसका हमने मीनिंग निकाल लिया था, क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज बेटर देन द, जैसे अभी आप कह रहे ए में कह रहे थे। तो सोचने की बात है, कल ही क्लास में पढ़ा है कि नाउन का रिपीटेशन नहीं हो सकता, और पढ़ाने के बाद भी किसी पे ध्यान नहीं जा रहा है कि भाई क्लाइमेट रिपीट हो रहा है। और केस में तो पढ़ा ही दिया था कि भाई ऑफ का इस्तेमाल तो हो ही सकता है नॉन लिविंग थिंग के साथ, कंट्री के साथ ऑफ का इस्तेमाल हम कर सकते हैं, एपोस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल करते हैं वो ठीक है, लेकिन ऑफ मैंने ये तो नहीं कहा था कि मना किया था, मैंने कहा था कि जो पर्सनिफाई करना चाहते हैं वो ऑफ का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हिस्ट्री में, ज्योग्राफी में, पॉलिटी में तो लोग ऑफ का इस्तेमाल करते हैं। और जो माँ की तरह मानता है, कोई देशभक्त है, कोई बहुत बड़ा कवि है, शायर है, तो माँ की तरह देश को देखता है, कोई आर्मी का बंदा है तो माँ की तरह देखता है, तो वो अपना एपोस्ट्रोफी एस लगाता है। लेकिन ज्योग्राफी में, बुक वगैरह में तो जमीन का टुकड़ा माना जाता है, तो उसमें ऑफ लगाया जाता है। सेम यहाँ बात हुआ कि नाउन को इसमें भी लिख दिया, नाउन को इसमें भी लिख दिया, तो गलती हो गई। अगर एपोस्ट्रोफी ए में लगा दिया तो फिर एपोस्ट्रोफी सी में भी लगेगा, बांग्लादेश क्लाइमेट भी होगा, तो फिर उस हिसाब से चलते तो ए में भी गलती होता, सी में भी गलती होता। ये तो नहीं होता सिर्फ इंडिया में एपोस्ट्रोफी एस लगा लिया और बांग्लादेश में छोड़ दिया। इसीलिए जो लाइव क्लास होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। रिकॉर्डेड क्लास में और लाइव क्लास में ये डिफरेंस होता है कि लाइव क्लास में जब हम आते हैं, इसलिए लाइव क्लास जरूर करना चाहिए, पहले लाइव क्लास कर लेना चाहिए, उसके बाद रिकॉर्डेड देखते तो अलग बात होती है। सीधा सीधा रिकॉर्डेड देखते उसमें कभी कभी दिक्कत भी होती है, यही फायदा, जैसे अभी बात हुई, चर्चा हुई, तुरंत कर लिया, तुरंत सॉल्व हो गया, तो ये फायदा है लाइव क्लास का। इसलिए लाइव क्लास देखना बहुत जरूरी होता है, बहुत जरूरी होता है। लाइव देखने के बाद आप रिकॉर्डेड कभी भी देखते रहे, कभी भी देखते, क्योंकि डाउट या कुछ क्लैरिफिकेशन तुरंत मिल जाता है। जैसे ये बात मैंने बता दिया तो तुरंत क्लियर हो गया बात। अब मान लो कि इस तरह से किसी को कोई और डाउट अगर कुछ होगा, कोई और बात होगी जो रिकॉर्डेड देख रहा होगा, तो उसको पूछने में कभी पूछ नहीं पाएगा, कभी उसके दिमाग में नहीं चलता है, कभी कुछ बात हो जाती है। तो लाइव का ये बहुत जबरदस्त फायदा है। रिकॉर्डेड का भी अपना फायदा, रिकॉर्डेड का अपना फायदा क्या होता है कि जब भी आगे पीछे इधर उधर करके जब भी हो, रिकॉर्डेड भी पूछने का तब फायदा है जब रिकॉर्डेड में अगर कोई डाउट हो तुरंत पूछ लेगा। इसलिए हम लोग बार बार कहते हैं कि रिकॉर्डेड में कोई प्रॉब्लम हो, कोई भी कहीं डाउट हो तो पूछो, चाहे कुछ भी हो। लाइव का तो अपना फायदा है, इसमें कोई डाउट ही नहीं। लाइव सुपर बेस्ट है, लाइव बेहतरीन होता है। साथ साथ क्या रिकॉर्डेड भी, रिकॉर्डेड का फायदा क्या होता है कि रिकॉर्डेड का फायदा कि आगे पीछे करके वीडियो पॉज करके आगे इधर करके कुछ भी देख लो, और डाउट हो तो तुरंत पूछ लो, डाउट है तो तुरंत पूछ लो, तुरंत कुछ भी कर पाओ। वैसे डाउट में होने नहीं दूंगा, छोटी छोटी बातें एक्सप्लेन करता हूँ। और डाउट है तो तुरंत पूछ लो, तुरंत पूछ लो डाउट। तो इसमें क्या प्रॉब्लम हो गया, चिल्ड्रन को क्या हो गया, रिपीट हो गया, रिपीट हो गया ये। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, ये वंस लिखा जाता है यहाँ पे, यू हैव इंटेलिजेंट चिल्ड्रन बट आई हैव नॉटी चिल्ड्रन। तो चिल्ड्रन दो बार लिख दिया, ये गड़बड़ हो गया। चिल्ड्रन की जगह पे क्या लिखना चाहिए, वंस। चिल्ड्रन की जगह पे क्या लिखना चाहिए, वंस। तो योर हाउस इज बिग वाइल माई हाउस इज स्मॉल। इसमें क्या गलती हो गई, बी में गलती हो गया, यहाँ फिर हाउस लिख दिया, यहाँ भी हाउस लिख दिया, यहाँ हाउस है फिर यहाँ हाउस है, दो बार हाउस लिख दिया, तो ये चलेगा नहीं। एक ही सेंटेंस में दो बार हाउस नहीं लिख सकते, तो इसको अब इम्प्रूव करना पड़ेगा। तो यहाँ माई हाउस की जगह पे फिर क्या लिखना चाहिए, माइन। ये क्यों लिखना, कैसे लिखना चाहिए, धीरे धीरे जब प्रोनाउन का यूज करेंगे तो उसमें आएगा, लेकिन क्या होना चाहिए, माइन। क्या होना चाहिए था, योर हाउस इज बिग वाइल माइन इज। माइन का मतलब क्या हो जाता है, माइन प्रोनाउन है, माइन जो है वो प्रोनाउन है, तो हो गया। माइन इज लिखना होता तो मेरा छोटा है। तो ध्यान देने की बात क्या थी, और ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है जिसमें प्रोनाउन में उसको काम ही यही करना है कि ऐसे क्वेश्चन पूछेगा जिसमें नाउन को, मैंने कल ही ये बताया था कि दो ही तरह के प्रोनाउन का क्वेश्चन आ सकता है, या तो नाउन को रिपीट कर देगा जैसे मैंने किया, आज सारे क्वेश्चन मैंने किया कि नाउन को रिपीट कर दिया, तो ऐसे एग्जाम में भी करता है, या तो सारे नाउन। और जिसने ये पढ़ा नहीं कंसेप्ट लगता है गलत क्यों है, माई हाउस ठीक तो लिखा है, माई चिल्ड्रन ठीक, तो इसमें गलत क्या है, गलत तो होना नहीं चाहिए, ठीक तो है। वो इसी डाउट में रह जाता है कि भाई गलत क्यों है, गलत क्यों है, ठीक होना चाहिए, ठीक होना चाहिए, गलत तो होना ही नहीं चाहिए, इसी डाउट में वो हमेशा रह जाता है। ठीक है, तो समझने की बात क्या था, समझने का मुद्दा क्या था, या समझने की बात यह है कि जब हम बात करें किसकी, प्रोनाउन की गलती की, तो अगर सेंटेंस, एक ही सेंटेंस में नाउन को दो बार लिख दिया है तो गलत है। नाउन को हम एक ही सेंटेंस में रिपीट नहीं करते, एक गलती तो ये होगा। दूसरी गलती क्या होगा कि जो नाउन है उस नाउन को देखते हुए उस नाउन के नंबर, जेंडर और पर्सन के हिसाब से, नाउन के नंबर, जेंडर और पर्सन के हिसाब से प्रोनाउन का इस्तेमाल करना है। अब
आते हैं प्रोनाउन चैप्टर पे। हमारा प्रोनाउन चैप्टर हमारा था, बेसिक बता दिया प्रोनाउन क्या है, कि प्रोनाउन का मतलब ही होता है फोर नाउन। प्रोनाउन का मेन काम है नाउन के रिप्रेजेंटेशन को रोकना। जब तक नाउन ना आ जाए तब तक प्रोनाउन नहीं आता है, और नाउन के आने के बाद नाउन के नंबर, जेंडर और पर्सन के हिसाब से ही, नाउन के नंबर, जेंडर और पर्सन के हिसाब से प्रोनाउन का इस्तेमाल होता है। तो पहले हम देखते हैं कि प्रोनाउन है कितने। तो सबसे पहले तो प्रोनाउंस में हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस। तो मैंने आपको कहा था टाइप्स ऑफ प्रोनाउन में कि जितने नाउन के टाइप हैं और जितने केस के टाइप हैं, उनको अगर दोनों को मिला दें उससे भी ज्यादा हो जाता है प्रोनाउन का टाइप। कैसे, जरा लिखिए। सब टाइप सारे एक बेसिक टाइप लिखा, फिर हर टाइप में कैसे एरर आता है ये देखना होता है। क्या क्या है? पर्सनल प्रोनाउन, कंपाउंड प्रोनाउन, कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन, इम्पर्सनल प्रोनाउन। क्या फोर है? फिफ्थ लिख दूं? ये फोर हो गया ना। 1 2 3 4 फिफ्थ, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, 6 एम्फेटिक प्रोनाउन। पहले 6 को लिखिए, फिर और मैं लिखाता हूं। लिखा हुआ हो जाए तो साइन लगा दीजिएगा। हो गया है, बता देना है। पर्सनल प्रोनाउन, कंपाउंड प्रोनाउन, कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन, इम्पर्सनल प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, एम्फेटिक प्रोनाउन। लिख लिया क्या? जैसे लिखा हो जाए साइन लगा देना कि लिख लिया। लिख लिया, ओके। 6 हुए थे। 7 possessive pronouns, 8 demonstrative pronouns, 9 distributive pronouns, 10 interrogative pronouns, 11 interrogative pronouns, 12 indefinite pronouns। ज्यादा तो नहीं हो गया? सोच के सर कह रहे थे सचमुच तो ज्यादा ही हो गया कुछ। 11 हो गया, अभी रुकने का नाम ही नहीं लिख रहे हैं। exclamatory pronouns, exclamatory pronouns जरा लिखिए। अभी एक आध और बाकी है। कोई स्पेलिंग में प्रॉब्लम, कहीं प्रॉब्लम तो फटाक से बता देना।
लिख लिया? लिख लिया क्या? ओके। 13 रिलेटिव प्रोनाउंस और 14 रेसिप्रोकल प्रोनाउंस। यह है पूरी कहानी, यह है पूरी कहानी। तो कितने हो गए? 14 प्रोनाउंस हो गए, 14। तो कायदतन इसमें नाउन और केस दोनों पढ़ने में जितना टाइम लगा उससे ज्यादा लगना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। नाउन और केस पढ़ने में जितना टाइम लगा उससे आधा ही टाइम लगेगा, क्योंकि नाउन केस आप अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं, तो इसको पढ़ने में उतना टाइम नहीं लगता है, उतना लंबा चैप्टर नहीं है। लेकिन थोड़ा सा चैप्टर तो है ही, ऐसे इतना भी नहीं कि 2-4 क्लास में खत्म हो जाए, इतना छोटा भी चैप्टर नहीं, क्योंकि इसमें 11 ही है। अब इतने टाइप्स है, तो हर दिन भी एक टाइप पढ़ें, 2 टाइप पढ़ें, तो भी कुछ दिन तो लगना ही चाहिए। ठीक है, ऐसा ही होता है। तो अब इसको पढ़ते हैं हम लोग डिटेल में। मेन हमें देखना है कि किस प्रोनाउन से कैसा यूज आता है, कैसा एरर आता है। मेन हमें यही समझना है कि किस प्रोनाउन को पढ़ेंगे तो कैसे। और जैसे ऑर्डर में मैंने लिखाया है वैसे ही ऑर्डर में पढ़ाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, जिस ऑर्डर में लिखा है सोचेंगे नहीं, इंपॉर्टेंस के हिसाब से। जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो पहले पढ़ते हैं, जो लेस इंपॉर्टेंट है उसको बाद में पढ़ते हैं। जहां से ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं उसको पहले पढ़ते हैं, जहां से थोड़े क्वेश्चन बनते हैं उसको बाद में पढ़ते हैं। तो शुरू करते हैं हम लोग सबसे पहले पर्सनल प्रोनाउंस। सबसे पहला सुनते हैं पर्सनल प्रोनाउंस। पर्सनल प्रोनाउंस से शुरू हम लोग इसलिए करते हैं कि सबसे ज्यादा जो डे टू डे लाइफ में यूज होता है वो पर्सनल प्रोनाउन ही होता है सबसे ज्यादा। बिना पर्सनल प्रोनाउन का कोई काम चल ही नहीं सकता, मतलब सोच भी नहीं सकते पर्सनल बिना प्रोनाउन के बिना काम चलाने का, सोच भी नहीं सकते कि पर्सनल प्रोनाउन के बिना कोई हमारा काम चल जाए। सोचा भी नहीं जा सकता, सोचा भी नहीं जा सकता। तो पर्सनल प्रोनाउन जो है वो बेसिकली जो बना है वो बना है पर्सन से। किससे बना है? पर्सन से। पर्सनल प्रोनाउन किससे बना है? पर्सन से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? पर्सन से। पर्सन से रिलेटेड होने का मतलब हुआ कि जब हम पर्सनल प्रोनाउन की बात कर रहे हैं, पर्सन से रिलेटेड है, तो पर्सन पहले होता क्या है? तो जो भी वो जितने भी आप देख रहे हैं यहाँ पर ह्यूमन, सारे पर्सन से, पर्सन मतलब हम और आप। तो हम और आप जो पर्सन है, ह्यूमन बींग्स, यही तो पर्सन है। और कौन पर्सन है? पर्सन तो हम ही और आप है। तो ये जो हम और आप हैं ह्यूमन बींग्स है, यही पर्सन है। तो हम और आपको अगर ग्रामर के हिसाब से बांटा गया, देखा गया कि हम और आप जो है, ह्यूमन बींग्स जो है, ये पर्सन के हिसाब से देखा जाए तो ये बेसिकली 3 तरह के होते हैं। ग्रामर ने इसको वैसे देखे तो पर्सन 2 ही तरह के होते हैं, मेल है फीमेल है। नहीं तो वैसे भी देखे तो 3 तरह के, मेल है फीमेल है और ट्रांसजेंडर है ना। ग्रामर में भी 3 है। तो ग्रामर में कौन सा 3 है और ग्रामर को जो बांटने का आधार है वो अलग आधार है। ग्रामर में बांटा सबसे पहले फर्स्ट पर्सन, फिर कहा सेकंड पर्सन, और फिर कहा थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन की अगर हम बात करें, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन की अगर हम बात करें, तो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन में पहले होता क्या है इसे समझते हैं। होता क्या है इसे समझते हैं कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन है क्या, इसे हम लोग समझ लेते हैं। कि अगर कोई फर्स्ट पर्सन है, अगर कोई फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन ग्रामर में किसे कहा? तो ग्रामर ने कहा कि जो भी व्यक्ति है उसमें से बहुत सारे व्यक्ति क्या होते हैं? बोलते हैं। तो हम जब बोलते हैं तो कोई ना कोई सुनता है और किसी ना किसी की बात होती है। यही तो होगा, और क्या करेंगे?
बहू बात करेगी तो बहू बोलेगी, उसकी ननद सुनेगी या फिर उसकी जेठानी सुनेगी, और बात किसी करेगी, सास की करेगी, और क्या करेगी, इतनी तो बात कर सकती है। और भी बातें या टीवी सीरियल की बात होगी, और यही सब बातें होती है जनरली। कौन सा न्यूटन के थ्योरी की बात थोड़ी करना है। तो जब कोई बोलता है तो एक बोलने वाला है, एक सुनने वाला है, और एक जिसके विषय में बात की जा रही है वो होता है। यही तीन होता है। और ये तो होगा ही, आप हमेशा बोलेंगे, कोई ना कोई हमेशा सुनेगा, और किसी ना किसी के विषय में बात करेंगे। तो जितने भी बोलने वाले हैं सबको कह दिया फर्स्ट पर्सन। जितने भी बोलने वाले, जो भी बोल रहा है, जो बोलेगा वो फर्स्ट पर्सन होगा। जहां आप बोले, अगर मैं बोल रहा हूं तभी मैं फर्स्ट पर्सन हूं, आप बोलना शुरू करेंगे तो आप फर्स्ट पर्सन हो जाएंगे। मतलब जो भी बोलना शुरू करेगा वो फर्स्ट पर्सन होगा, जो बोलता है वो फर्स्ट पर्सन होता है। ये ग्रामर का डिफिनेशन है। इसलिए फर्स्ट पर्सन में हमेशा क्या यूज करते हैं लोग, आई और वी। बोलने वाले आपका जैसे कोई क्या बोलेगा, या तो मैं जा रहा हूं, इसका मतलब जो बोल रहा है वो जा रहा है, या हम लोग जा रहे हैं, इसका मतलब जो बोल रहा है वो जा रहा है, हम लोग खा रहे हैं, हम लोग आ रहे हैं, हम लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, मैं खाना खा रहा हूँ, मैं खाना बना रहा हूँ। तो जो बोलने वाला उसी की बात हो रही है। तो जो भी बोलने वाला है वो फर्स्ट पर्सन है। जो भी बोलने वाला है वो क्या है, फर्स्ट पर्सन। जो भी स्पीकर है वो फर्स्ट पर्सन बोलेगा, वो फर्स्ट पर्सन होगा। जो लिसनर है, जो सुन रहा है, वो क्या है, सेकंड पर्सन है। जो ऑडियंस है, जो भी सुनेगा। तो सुनने वाले जितने भी हैं उन सबको हम कहते हैं सेकंड पर्सन। जैसे कहते हैं मैं तुम लोगों को कह रहा हूं, मैं तुम लोगों को बुला रहा हूं, ठीक है। और अगर हम कहते हैं मैं उससे बुला रहा हूं, तो इसका मतलब जिसकी हम बात करें वो सुन नहीं रहा है। हम बात आपको कह रहे हैं, सुन कोई और, जिसको बुला रहे हैं वो सुन ही नहीं रहा, तभी हम कह रहे मैं उससे बुला रहा हूँ, उसने तो सुना नहीं, तब मैं, इसका मतलब मैं आपको कह रहा हूँ, यानी जो सुन रहा है हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। तो मैं उससे बुला रहा हूँ, इसका मतलब उससे जो है ना बोलने वाला है ना सुनने वाला है, कोई और है ना। मैंने उसको पीट दिया, इसका मतलब उसको ना तो बोलने वाला है ना सुनने वाला है, वो कोई और ही है। तो जो बोलने वाला है वो फर्स्ट पर्सन है, जो सुनने वाला है वो सेकंड पर्सन है। तो यू से रिलेटेड जितने भी वर्ड है, चाहे यू है, चाहे योर सेल्फ है, चाहे योर्स है, तो यू से रिलेटेड जितने भी वर्ड है, तो यू से रिलेटेड जितने भी वर्ड्स होंगे, यू से रिलेटेड जितने भी वर्ड होंगे वो सारे के सारे सेकंड पर्सन होंगे। ठीक है। यूज मतलब सुनने वाले, बोलने वाला आई और बी से रिलेटेड जितना भी वर्ड हो गया वो फर्स्ट पर्सन हो गया, सुनने वाले जितने वर्ड हो गया वो सेकंड पर्सन हो गया। और जो भी टॉपिक है जिस पर हम डिस्कस करते हैं, टॉपिक, उसको हम लोग क्या कहते हैं, थर्ड पर्सन। तो एक बोलने वाला हुआ, बोलने वाला फर्स्ट पर्सन हुआ, सुनने वाला सेकंड पर्सन हुआ, और जिसके विषय में बात की जा रही जो टॉपिक है वो थर्ड पर्सन है। चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो ही हो, शी हो, इट हो, दे हो, दिश हो, दैट हो, दोज हो, दिज हो, कोई भी हो। मतलब जितने भी पर्सन्स हैं उसको बेसिकली अंग्रेजों ने तीन ही पार्ट में डिवाइड किया। हिंदी में भी लोग पर्सन्स को बच्चन कह के बोल देते हैं, एक बच्चन, द्विवचन, बहुवचन, अमिताभ बच्चन, ऐश्वर्या बच्चन, पता नहीं क्या क्या करते रहते। तो अमिताभ बच्चन और ऐश्वर्या बच्चन नहीं करना है, ठीक है। पर्सन्स तो पुरुष कहते हैं वैसे पर्सन में, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, ऐसे करके बात करते हैं लोग। तो तीन ये हो गए। अब इसको हमको डिटेल में पढ़ना है कि फर्स्ट पर्सन में कौन कौन से वर्ड यूज होते हैं प्रोनाउन के तौर पे, सेकंड पर्सन में क्यों कौन कौन सी, अब इसका एरर कैसे आता है। क्योंकि जो ग्रामर में जो एरर आता है, अभी तक आपने जो कुछ क्वेश्चन केस और इसको मिलाकर देखा है, केस और अभी तक जो क्वेश्चन देखा उसमें आपने ये अनुभव किया होगा कि एरर कैसा आता है कि आई होना चाहिए मी लिख देता है, मी होना चाहिए आई लिख देता है, यही तो होगा। माई होना चाहिए माइन लिख देगा, या माइन होना चाहिए माई लिख देगा। अभी जैसे माई हाउस लिखा था, माई हाउस गलत हो गया था, उसकी जगह क्या करना था माई, तो माई हाउस तो ठीक है तो मेरा घर, लेकिन माई हाउस गलत हो गया था, माई और हाउस को रिप्लेस करके क्या लिखना था, माइन लिखना था। तो हमने देखा यही कि ये तो गलती होती रहती है। अब पहले हमें लगता था ठीक ही है, माई है तो ठीक ही है, माइन है तो भी ठीक है, मी भी है तो भी ठीक है, इस मतलब ये सब गलती लगता है, हमें लगता था मी तो ठीक ही तो वर्ड है। हम पहले ये नहीं चेक करते थे कि जिस सेंटेंस में मी का इस्तेमाल हुआ या सेंटेंस का जहां पे मी का इस्तेमाल हुआ वो यूज सही है कि वहां मी होना चाहिए कुछ और होना चाहिए, ये पहले हम डिसाइड नहीं करते थे। अब हमें ये डिसाइड करना है
कि कोई जरूरी नहीं कि आई लिखा तो ठीक ही लिखा होगा, आई का मतलब मैं होता तो किसी सेंटेंस में आई लिख दिया तो ठीक हो सकता है आई की जगह माई होना चाहिए, हो सकता है माई की जगह माइन होना चाहिए। तो ये पहले हम चेक ही नहीं करते थे, हमें लगता था सब ठीक ही है। अब बहुत स्टूडेंट अभी भी चेक नहीं करेंगे। तो ये देखना है एक एक करके सारे यूज। तो सबसे पहले हम आते हैं फर्स्ट पर्सन में। सबसे पहले किसका यूज किया? फर्स्ट पर्सन का। अब फर्स्ट पर्सन में कौन कौन से वर्ड होते हैं? तो फर्स्ट पर्सन पे हमें देखना पड़ेगा सब्जेक्ट कौन होता है, ऑब्जेक्ट कौन होता है, क्या होता है, पहले ये देखना पड़ेगा। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि कोई भी पर्सन है तो सिंगुलर भी होगा और प्लूरल भी होगा। सिंगुलर भी होना है और प्लूरल भी होना है, कहीं भी सिंगुलर प्लूरल दोनों होता है। तो अगर सिंगुलर भी होना है प्लूरल भी होना है, दोनों ही बातें होती है, सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है। तो फिर देख लें कि सिंगुलर में क्या होता है, प्लूरल में क्या होता है। फिर चूंकि नाउन सब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट होता है, तो प्रोनाउन भी सब्जेक्ट भी होगा, ऑब्जेक्ट भी होगा। सब्जेक्ट को हम लोग क्या कहते हैं? नॉमिनेटिव केस कहते हैं। ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या कहते हैं? ऑब्जेक्टिव केस कहते हैं। और क्या होता है? एक होता है पॉसेसिव एडजेक्टिव और एक होता है पॉसेसिव प्रोनाउन। तो हमें देखना है सारे का टेबल। तो नॉमिनेटिव केस में सिंगुलर होता है आई और प्लूरल होता है वी। अगर सब्जेक्ट की तरह यूज करेंगे तो सिंगुलर में एक, आई और प्लूरल में वी। अगर इसी का ऑब्जेक्ट बना देंगे तो आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा? मी। वी का ऑब्जेक्टिव केस बनाएंगे तो क्या होगा? अस। इसी से अगर संबंध बताना है, पॉसेसिव दिखाना है, पॉसेसिव, तो ये क्या हो जाएगा? माय। और ये क्या हो जाएगा? वी का क्या हो जाएगा? आवर। और इसी का पॉसेसिव प्रोनाउन दिखाना है तो ये क्या हो जाएगा? माइन। और ये क्या हो जाएगा? आवर्स। अब यही जो एरर होता है एग्जाम में वो दिखना होता है, जहां आवर्स लिखना चाहिए वैसे आवर लिख देगा, जहां आवर लिखना चाहिए वहां आवर्स लिख देगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात तो पहले ये समझिए कि अगर आवर्स कहीं ऐसे लिख दिया तो इससे बड़ी गलती तो कुछ हो ही नहीं सकती है। कई बार एग्जाम में बस इतनी ही गलती रहती है। तो मैं क्या कह रहा हूं फिर से ध्यान से सुनिए। यहां जो गलती होने वाली है वो क्या गलती होने वाली है? होना चाहिए माई लिख देगा माइन, या होना चाहिए माइन लिख देगा माई, ठीक है। होना चाहिए मी लिख देगा माई, होना चाहिए माई लिख देगा मी। होना चाहिए आवर लिख देगा आवर्स, होना चाहिए आवर्स लिख देगा आवर। या फिर आवर्स कैसे लिख देगा? ऐसे लिख देगा। तो ऐसे अगर, तो फिर तो कुछ सोचना ही नहीं है, अगर लिख दिया तो वही एरर है कि आवर लगा दिया फर्स्ट। ये वर्ड ही नहीं है इंग्लिश में, सही गलत की बात ही छोड़ दी, वर्ड ही नहीं है इंग्लिश में। ऐसे लिखना ही क्या है? बहुत बड़ी गलती है। ऐसे अगर आवर्स आपने लिखा तो यही बहुत बड़ी गलती है। इससे ज्यादा बड़ी गलती इंग्लिश में कुछ हो ही नहीं सकती है। समझ में आ रही बात? इससे ज्यादा बड़ी गलती इंग्लिश में कुछ होना ही नहीं है। यही सबसे बड़ी गलती होती है इंग्लिश की। तो इसको पहले बचा के रखना है, इसको पकड़ के रखना है। अब मेन क्या है कि माय और माइन के यूज में, ये तो पहले बता दिया, केस में बता दिया कि ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, उस पर डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। वही सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, तो कहानी खत्म हो गई। अब हमें देखना है, ये केस में बता दिया ये माय और माइन और आवर्स में क्या डिफरेंस है। तो इसमें क्या देखना है कि इसमें लिखा है एडजेक्टिव, इसमें लिखा है प्रोनाउन। तो एडजेक्टिव और प्रोनाउन से क्या, पहले तो मीनिंग देखना है। इसका भी मीनिंग है, माय का भी मीनिंग है मेरा या मेरी या मेरे। और माइन का मतलब भी क्या होता है हिंदी में? मेरा, मेरी या मेरे, ठीक है। क्या? मेरा, मेरी, जो भी है उसको ठीक से लिख दो क्या? हिंदी कभी कभी दिखता नहीं है, या तो सुन के भी लिख ही सकते हैं, इसमें क्या दिक्कत है अपने हिसाब से। मेरा, मेरी या मेरे। और इसमें क्या है? आवर का मतलब क्या होना? हमारा, हमारी या हमारे। आवर्स का भी अपना अपनी मीनिंग लिख लीजिए, क्योंकि मेरे पास ज्यादा इधर जगह नहीं, तो आप अपने नोटबुक में लिख लीजिए कि आवर का मतलब क्या है? हमारा, हमारी, हमारे। और आवर्स का भी मतलब है हमारा, हमारी, हमारे। हमारा, हमारी, हमारे। और माई का मतलब भी मेरा, मेरी, मेरे। और माइंस का मतलब भी मेरा, मेरी, मेरे। तो फिर गलत क्यों है भाई? जब दोनों का मतलब एक ही है। माई का मतलब भी होता है मेरा, मेरी, मेरे।
माइन का मतलब ही होता है मेरा, मेरी, मेरे। हमारे का मतलब, आवर का मतलब ही हमारा, हमारी, हमारे। और आवर्स का मतलब ही हमारा, हमारी, हमारे। तो फिर गलत किस बात का है? तो गलत है एक तो फॉर्म की वजह से और एक नाम की वजह से। ये जो नाम बदल रहा है कि एडजेक्टिव और प्रोनाउन, इसकी वजह से काम भी तो बदल रखा है। मैंने पढ़ाया था, जब इंट्रोडक्शन किया था शुरू में, तो बताया था कि हर वर्ड का अपना अलग अलग काम है और काम के आधार पे नाम है, बताया था ना। वर्ड्स को उसके फंक्शन के आधार पर डिवाइड किया गया है। तो इसका मतलब इसका काम और इसके काम में अंतर है, तभी नाम में भी अंतर है। नाम में अंतर है, इसका मतलब काम में अंतर है। क्योंकि काम में अंतर है इसलिए नाम में अंतर है। काम में अंतर है इसलिए नाम में अंतर है, क्योंकि काम को ही देखकर नाम रखा गया है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। तो समझना क्या है कि ये जो पॉसेसिव एडजेक्टिव है, ये ध्यान देना, अगले पेज पर लिखो। जो पॉसेसिव एडजेक्टिव है, पॉसेसिव एडजेक्टिव है, ये पॉसेसिव एडजेक्टिव, ये जो पॉसेसिव एडजेक्टिव है जितने भी, माय या आवर, ये हमेशा विद द नाउन आता है, नेवर अलोन। कभी भी अकेला नहीं आ सकता, नेवर अलोन, ये कभी भी अकेला नहीं आता, कभी भी अकेला नहीं आता। जब भी आएगा उसके साथ नाउन आएगा, माय और आवर के साथ। और जो पॉसेसिव प्रोनाउन है, पॉसेसिव प्रोनाउन से, यानी जो माइन है और आवर्स है, ऑलवेज विदाउट अ नाउन। मतलब माइन के साथ कभी आप नाउन लिख ही नहीं सकते, या आवर्स के साथ कभी आप नाउन लिख ही नहीं सकते, लिख ही नहीं सकते। साथ में कह रहा हूं, साथ के मतलब तुरंत बाद, साथ का मतलब हुआ तो माई के तुरंत, ये माइन के तुरंत, जैसे माई के तुरंत बाद लिखते हैं माई बुक, तो माइन के साथ यानी माइन के तुरंत बाद नाउन नहीं लिख सकते। आवर्स के तुरंत बाद नाउन, यानी आवर्स के साथ नाउन आ ही नहीं सकता। तो एग्जाम में क्या गलती कर सकता है, सपोज करो अगर सेंटेंस में ऐसा लिखा, दिस इज माई, दिस इज माई बुक, ये लिख दिया, तो ये सही है, यह किताब मेरी है, दिस इज माई बुक, माई के बाद नाउन आ गया। लेकिन अगर हम ऐसे लिख दें कि यह किताब मेरी है, दिस बुक इज माई, हिंदी में तो बोलते हैं मेरी है किताब, मेरी है किताब, या यह किताब मेरी है, खूब बोलते हैं यह किताब मेरी है। तो इंग्लिश में यही तो बना है, दिस बुक इज माई। अब ये माई गलत क्यों हो रहा है? माई का मतलब अभी लिखा भी तो था मेरा, मेरी, मेरे। माई का मतलब लिखा था ना कि मेरा, मेरी, मेरे। तो जब माई का मतलब मेरा, मेरी, मेरे लिखा ही था, तो फिर गलत कैसे हो गया? गलत कैसे हुआ? माई का मतलब मेरा, मेरी तो लिखा था, तो जब मेरा, मेरी, मेरे लिख रखा माई का मतलब, तो गलत कैसे हुआ? दिस दिस बुक इज माई। तो गलत ऐसे हुआ कि माई क्या है? एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव बिना नाउन के नहीं आता, तो आप इसको माई लिख ही नहीं सकते, आपको क्या लिखना पड़ेगा? माइन। दिस बुक इज माइन। ऐसे भी नहीं, किताब मेरी किताब है, तो दिस बुक इज माई बुक ये भी नहीं लिख सकते। दिस बुक इज माई बुक कोई अगर लिखना चाहे कि ये क्या लिखा, दिस बुक इज माइन। माइन क्यों लिखा? कि माइन का मतलब मेरा, मेरी है, और माइन प्रोनाउन है। तो प्रोनाउन क्या होता है? बिना नाउन के आ सकता है, तो हमको बिना नाउन के लिखना था। या तो हम सेंटेंस को का स्ट्रक्चर बदल दें कि दिस इज माई बुक, अगर हमको नाउन के साथ लिखना तो हमने क्या लिखा? माई बुक लिखा, थोड़ा सा स्ट्रक्चर बदल गया। इसमें बुक माई के साथ चला गया, इसमें बुक दिस के साथ आ गया। तो दिस को अगर हमने बुक को अगर हमने दिस के साथ लगा दिया, तो अब माई अकेला हो गया। तो माई अकेले हम लिख नहीं सकते, क्योंकि माई एडजेक्टिव है। जब अकेला लिखना हो तो हम क्या यूज करते हैं? माइन लिखने हैं। तो इसलिए हम क्या, दिस बुक इज माइन, क्या लिखेंगे? दिस बुक इज माइन, दिस बुक इज माइन। या कोई अगर ऐसा लिखता है, दिस, कहीं सेंटेंस में ऐसा लिख दे, दिस बुक इज माई बुक, ये तो और सत्यानाश हो जाएगा। दिस बुक इज माई बुक, ये तो और बर्बाद ही हो जाएगा, ये तो लिख ही नहीं सकते, दिस बुक इज माई बुक। तो फिर यहाँ माई बुक की जगह क्या करना? इसमें रिपीट, इसमें दो गलती होगी, बुक बुक रिपीट हो गया, तो पहले तो बुक के रिपीटेशन को हटाना होगा। बुक को जैसे ही हटाएंगे तो माई अकेले बचेगा, माई अकेले लिख ही नहीं सकते, तो फिर क्या करना पड़ेगा? दिस इज माइन। या माइन किसके लिए आ गया? माई बुक के लिए आ गया। तो एक तो नाउन के रिपीटेशन को रोकना है, साथ साथ ये ध्यान रखना है कि भाई माइन ऐसा वर्ड है जो बिना नाउन के आ सकता है, इसलिए माइन लिखा। माइन नहीं आ सकता था, कहना तो हमको यही था कि यह किताब मेरी है। अब मेरी कहने के लिए माई भी है, माइन भी है, तो हमें देखना पड़ेगा कि हम नाउन के साथ यूज करना चाहते हैं कि बिना नाउन के साथ यूज करना चाहते हैं।
तो मेरा मेरी को अगर हम नाउन के साथ यूज करना चाहते हैं तब तो माई लगेगा, और मेरा मेरी हम बिना नाउन के साथ यूज करना चाहते हैं तो माइन आएगा। इसी तरह से हम कहते हैं इंडिया इज आवर्स कंट्री, इंडिया इज आवर्स कंट्री। तो पहले तो लोग इसी में खुश हो जाते हैं, कई लोग कहते हैं वाह ठीक तो है, पहले इसको सही बना के आ जाते थे, ये तो वैसे ही गलत है, ये तो हो ही नहीं सकता, इसका तो कुछ चांस ही नहीं है, अगर ऐसे लिखा दिया ऐसे ही एरर है। अब सपोज करो किसी ने ऐसे लिख दिया इंडिया इज आवर्स कंट्री, तो भी ये गलत है, क्योंकि आवर्स क्या है, प्रोनाउन है, इसके साथ नाउन आ ही नहीं सकता है, तो भी ये गलत है। आप इस पार्ट में एरर करके पढ़ना आना पड़ेगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, क्योंकि कंट्री को यहाँ से हटा नहीं सकते, हम भारत हमारा देश है, लिखना ही पड़ेगा। अब प्रोनाउन को बदलिए, प्रोनाउन की जरूरत ही नहीं है, क्या लाइए, इंडिया इज आवर कंट्री। थोड़ा सा सेंटेंस बढ़ा देता है, थोड़ा लंबा कर देगा ताकि थोड़ा सा उलझे कि वी नो दैट इंडिया इज आवर कंट्री, कोई और लगा देगा वी नो दैट आवर्स कंट्री इज एन एग्रीकल्चर कंट्री, आवर्स कंट्री इज नॉट वेरी डेवलप्ड कंट्री, ऐसे बना देगा, थोड़ा सेंटेंस को घुमा देता है, बस इतना ही कर सकता है कि थोड़ा सेंटेंस को क्या करेगा, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, सेंटेंस को थोड़ा सा ट्विस्ट मार देता है, थोड़ा सा घुमा देता है, इसके ज्यादा कुछ नहीं करता है। तो ये जो फर्स्ट पर्सन के सारे यूज थे, कि आपको ध्यान रखना था कि बेसिकली किसमें ध्यान रखना था, दिख रहा है, तो बेसिकली समझना क्या था कि जो माय और माइन है और आवर्स है, काफी देर से आप लोगों का कमेंट नहीं आ रहा था, तो मुझे कभी कभी डाउट हो जाता है कि भाई ठीक से चल रहा है, क्योंकि कोई कमेंट नहीं कर रहा था, सब ठीक ठाक है, सब कुछ ठीक ठाक है, समझ में आ रहा है सारी बातें, बीच बीच में कमेंट बातचीत होते रहना चाहिए, तो पता चलता कब कनेक्शन कट गया, कब क्या हो गया, क्लियर है सब कुछ, कोई डाउट नहीं ना। तो मेन हमें देखना था, मेन देखना था कि माय और माइन में और आवर्स में क्या डिफरेंस, उसका सेंटेंस में यूज कैसे करते हैं। समझ में आ गया कि माय और आवर का यूज हमेशा नाउन के साथ होगा क्योंकि ये पॉसेसिव एडजेक्टिव है, और माइन और आवर्स का इस्तेमाल हमेशा अकेला होगा, इसके तुरंत बाद नाउन नहीं आएगा। ये फर्स्ट पर्सन की सारी बातें थे और सारे वर्ड्स थे। ओके वेरी गुड, यस सर आ गया जवाब। हाँ अब थोड़ा सा सुकून मिला, तसल्ली मिली। तो ये जो सारी कहानी थी, ये सारी कहानी किसके थे, फर्स्ट पर्सन के थे, सारे कहानी फर्स्ट पर्सन की। अब आते हैं हम लोग सेकेंड पर्सन में। सेकेंड पर्सन हमें ज्यादा परेशान नहीं करता है, सेकेंड पर्सन ज्यादा परेशान नहीं करता है। टेबल ऐसा ही बनेगा, फिर से टेबल ऐसा ही बनेगा, सिंगुलर प्लूरल, मुझे भी बनाना पड़ेगा टेबल, आपको भी बनाना पड़ेगा, नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पॉसेसिव एडजेक्टिव और पॉसेसिव प्रोनाउन। शॉर्ट में लिखा, कोई दिक्कत तो नहीं है, वही जो पहले था, नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस जो उधर लिख रखा वही, पॉसेसिव एडजेक्टिव इधर लिख रखा है ना, बस इसी को शॉर्ट किया है। नॉमिनेटिव केस एनसी लिख दिया, ऑब्जेक्टिव केस आप या तो पूरा लिख लीजिए, कोई मना नहीं कर रहा है, आप लिखिए नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पॉसेसिव एडजेक्टिव, पॉसेसिव प्रोनाउन, आप ऐसे लिखिए। इसमें सारा कहानी क्या है, यू का ही, कि सिंगुलर भी यू, प्लूरल भी यू। जब हम एडवांस में जाते हैं तो ऐसा नहीं था, जब हम डीप में जाएंगे, बहुत डीप में जाते हैं, ओल्ड इंग्लिश में खास करके जाते हैं, तो ऐसा नहीं था, क्योंकि मॉडर्न टाइम में यही है, इसलिए मॉडर्न इंग्लिश को पढ़ते हैं। ओल्ड इंग्लिश में फिर टाइम लगता है बताने, ओल्ड इंग्लिश में ऐसा नहीं था, सिंगुलर में कुछ और था, प्लूरल में कुछ और था, सब अलग अलग था, सब अलग। आपको अगर लग रहा है कि ऐसा ही था, ऐसा नहीं था, सिंगुलर में कुछ और था, प्लूरल में कुछ अलग वर्ड था, तुमको कुछ अलग कहते थे, तुम लोग को कुछ अलग कहते थे, अब तो यही है। ऑब्जेक्टिव केस में भी क्या है, यू ही है, और इधर भी यू ही है। इसका मतलब ये हुआ कि जो फर्स्ट पर्सन में चार है, आई है, मी है, वी है और अस है, सेकेंड पर्सन में सबके लिए यू ही है। ऐसा अगर मान लो फर्स्ट पर्सन में भी ऐसा हो जाता है कि आई की जगह भी मी लिखते, मी के जगह तो मी लिखते ही, वी के जगह भी मी ही लिखते, अस के जगह भी मी लिखते, तो कितना मजा आता। अभी तो सोच के भी डर लगेगा, तो ऐसा होता तो कितना बेतुका हो जाता। लेकिन सेकंड पर्सन में ऐसा ही तो हो रहा है कि पहले सेकंड पर्सन में अलग वर्ड था, सिंगुलर के लिए अलग था, प्लूरल के लिए अलग था, ऑब्जेक्टिव के लिए अलग था, नॉमिनेटिव के लिए अलग था, सबके लिए अलग था।
अब अगर कोई अलग कर देगा तो आपको अजीब सा लगेगा। जैसे फर्स्ट पर्सन में सबको हटा के एक कर दे, अस का मतलब आई भी कर दे, लिखना था आई एम गोइंग तो लिखा अस एम गोइंग, ठीक है, तो ठीक है तो चलेगा ऐसा। तो अब तो अजीब लगेगा, अस एम गोइंग ये कौन सा मतलब है, गलत है, अस एम गोइंग कैसे होगा। मी एम गोइंग तो वी एम गोइंग तो लगेगा क्या बकवास है, ये सब नहीं हो सकता। तो अब ऐसा है नहीं। तो फर्स्ट पर्सन में तो सब अलग अलग है। सेकंड पर्सन में क्या कि यू का ही इस्तेमाल हर जगह किया गया है। पॉसेसिव एडजेक्टिव में बस क्या हो जाता है, योर, और प्लूरल में भी योर ही है, ये नहीं कि वहां तो सिंगुलर और प्लूरल अलग था। क्या था, माई था और आवर था। माई सिंगुलर में माई था और प्लूरल में आवर था। यहाँ तो योर सिंगुलर में भी है, योर प्लूरल में भी है। या हम कहते हैं पॉसेसिव प्रोनाउन की बात करते हैं तो योर्स और योर्स, यही, ठीक है, वही कहानी है सेम। इसका मतलब बेसिकली जैसे फर्स्ट पर्सन में तो 8 डिफरेंट वर्ड्स दिख रहे थे, फर्स्ट पर्सन में देखें तो 4 टेबल है, 2 है तो हम 8 वर्ड्स है टोटल डिफरेंट। लेकिन अगर हम सेकंड पर्सन में देखें तो सिर्फ 3 ही तो डिफरेंट वर्ड्स है, यही सारा काम कर रहे हैं। यानी 8 डिफरेंट फंक्शंस के लिए, 8 डिफरेंट काम के लिए 3 ही फॉर्म है। जबकि फर्स्ट पर्सन में देखिए कि अगर 8 वर्क है तो 8 फॉर्म है, आई, मी, माई, माइन, वी, अस, आवर, आवर्स, बिल्कुल 8 डिफरेंट वर्ड्स है 8 डिफरेंट फंक्शंस के लिए। फर्स्ट पर्सन में 8 डिफरेंट फंक्शंस के लिए 8 डिफरेंट वर्ड्स है। लेकिन सेकेंड पर्सन में, सेकेंड पर्सन में क्या है कि 8 डिफरेंट वर्ड के लिए, 8 डिफरेंट फंक्शंस के लिए 3 डिफरेंट फॉर्म्स है। फॉर्म 3 ही है, यू, ये 4 तो यही फॉर्म हो गए, उसके बाद योर, योर, सिंगुलर, सब जगह यही। तो इससे दिक्कत भी होती है, इससे बहुत अच्छा नहीं होता है। जैसे कोई लिख दिया यू आर गुड, तो यू आर गुड से पता नहीं चलता मीनिंग में कि तुम अच्छे हो कि तुम लोग अच्छे हो। अगर किसी ने कह दिया ही इज योर फादर, तो इससे पता नहीं चलता है कि वो सिर्फ आप ही के पिताजी के और किसी के पिताजी है, क्योंकि योर सिंगुलर भी है, योर प्लूरल भी। तो ही इज योर फादर का मतलब हो सकता है वो तुम्हारे ही पिताजी और किसी के पिताजी ना हो, यानी आप उनके इकलौते संतान हो। और 2-4 और के भी पिताजी है तो भी वही लिखना है। तो बहुत कंफ्यूजन होती है। जब कंफ्यूजन उसको होती है जो इंग्लिश में डेली उठता बैठता है, हमेशा डेली इंग्लिश में काम करता है, तो उसको दिक्कत होती है कभी। लेकिन हमें तो खाली एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते थे, हमें कोई दिक्कत नहीं होती। हमें पता ठीक है ही इज योर फादर मतलब वो तुम्हारा बाप है, हुआ तो हुआ, किसका है इससे कोई मतलब नहीं। लेकिन जब हम डेली इंग्लिश में घुसते हैं तो फिर वहां दिक्कत होती है, वहां समझने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है कि भाई क्या कहना चाह रहा है। तो इसके साथ भी वही कहानी होगी। इसमें सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि कई लोग क्या करते हैं, ऐसे योर्स लिख देते हैं। खास करके एप्लीकेशन में तो खूब लिखते हैं। आपने कभी लिखा कि नहीं एप्लीकेशन में ऐसा योर्स? जब एप्लीकेशन लिखना रहता है तो एप्लीकेशन में टीचर भी बता देते कि भाई ऐसे ही योर्स लिखो। आप लिखते हैं कि नहीं ऐसा योर्स? आपने कभी ऐसा योर्स लिखा कि नहीं? तो अगर ये योर्स लिखा तो ये काफी ब्लंडर है, इससे बड़ी ब्लंडर कोई हो नहीं सकता, इससे बड़ी कोई गलती कोई हो नहीं सकती। योर्स हम बिल्कुल ऐसे नहीं लिख सकते, योर्स हम बिल्कुल ऐसे नहीं लिख सकते। अगर योर्स ऐसे लिख रहे हैं तो ये बहुत बड़ी गलती है। अब इसका जो यूज है योर्स का, इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।